नमस्कार। भारतीय संगीत पर आधारित व्याख्यानों में आज हम एक नई श्रृंखला से आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रयोगात्मक पक्ष जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का है उसको लेते हुए हम कुछ उसका शास्त्र पक्ष भी आपको बताएंगे। हम भारतीय शास्त्रीय संगीत में जब प्रयोगात्मक पक्ष की बात करते हैं तो रागों की बात करते हैं, और जब रागों की बात करते हैं या हम राग का परिचय देते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके थाट की। तो हमारा जो ये विषय है ये इसी पर आधारित है, यानी थाट राग परिचय। थाट राग परिचय कहें या थाट राग पद्धति कहें, ये एक ही बात है। यानी विभिन्न थाटों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जो राग हैं उनका परिचय हम आपको इस श्रृंखला के अंतर्गत बताएंगे। साथ ही साथ हम कुछ उन महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो कि भारतीय संगीत के ऐतिहासिक तत्व को जो है उजागर करती है, और इसको जानना भी आवश्यक है, क्योंकि हम जब बात करते हैं थाट पद्धति की या राग पद्धति की तो ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ, इसका ऐतिहासिक पक्ष या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास की बात करें तो वैदिक समय से ये इतिहास आरंभ होता है, यानी वैदिक समय से ही हम भारतीय संगीत के जो जड़ें हैं उनको पाते हैं। वेदों के समय में वेद पाठी हुआ करते थे, यानी कि जो यज्ञ के समय जो है वेद की ऋचाएँ जो है उनको गाते थे या उनका पाठ करते थे। तो इस समय जो सामवेद की बात करें तो वहाँ पर संगीत जो है वहीं से आरंभ हुआ है, ऐसी मान्यता है। ये विषय जो है बहुत ही विस्तार से करने वाला विषय है, तो हम आपको आगे की श्रृंखला में हम जहाँ राग थाट राग पद्धति के विषय में बता रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको वैदिक संगीत, रामायण कालीन संगीत, महाभारत कालीन संगीत, भरतकालीन संगीत और उसके बाद का संगीत, और जब सबसे पहले मतंग मुनि के समय जो है राग का सबसे पहले परिभाषा मिलती है उसके बारे में आगे चलकर हम संगीत रत्नाकर में वर्णित संगीत के विषय में जो जानकारियाँ दी गई हैं, उसके बाद जो संगीत की एक यात्रा है उसको भी हम आपको लेकर चलेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं थाट राग परिचय की, यानी थाट और राग इनका अंतर संबंध है। अब ये क्या संबंध है आइए जानते हैं। थाट जो है वो एक कहें कि एक परिवार है, या हम कहें जिससे कि राग का जन्म होता है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति का यदि नाम लेते हैं और उसके नाम के पीछे उसके पिता का जो सरनेम जिसे कहा जाए वो यदि लगा है तो हम कहते हैं ये अमुक व्यक्ति की बेटी या बेटे हैं। तो इसका मतलब उनका अस्तित्व जो है या उनका जो संबंध है वो उनके पिता के जो सरनेम को जानते हुए उस परिवार से जोड़ा गया है, यानी उनका अस्तित्व उस परिवार से की वजह से है। तो ऐसे ही जो राग हैं, रागों का भी जो अस्तित्व है वो थाट किसी न किसी थाट के अंतर्गत ही होता है, यानी राग जो जन्म लेते हैं वो थाट के अंतर्गत ही लेते हैं। अब बात आती है कि थाट क्या है। हालांकि मैं अपने पहले के अनेक व्याख्यानों में जब रागों के बारे में बताती हूँ तो थाट के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है, क्योंकि हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। तो इसमें थाट राग परिचय के अंतर्गत सबसे पहले थाट को जानते हैं। थाट जैसे मैंने बताया कि एक परिवार की तरह है, यानी जिससे राग जन्म लेता है। थाट जो है ये कैसे निर्मित होता है? थाट जो है वो 7 स्वरों से निर्मित होगा, यानी षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, जिसे हम सारेगमपधनी के नाम से जानते हैं। तो यानी थाट में सप्तक का होना आवश्यक है, यानी सा से लेके नी तक 7 स्वर थाट में बहुत ज़रूरी हैं। एक भी यदि स्वर मिसिंग है तो वो थाट नहीं हो सकता। या हम कहें कि जैसे राग में हम कहते हैं कि राग 7 स्वरों से संपूर्ण जाति का राग बनता है, 6 स्वरों से षाडव जाति का, 5 स्वरों से औडव जाति का बनता है। ये रागों के लिए तो ठीक है, लेकिन थाट के लिए नहीं। थाट के लिए 7 स्वरों का होना आवश्यक है।
हाँ, इन जो 7 स्वरों में जो स्वरों का स्वरूप है वो ज़रूर जो है अलग हो सकता है। यानी कि किसी थाट के अंतर्गत जो सप्तक है उसमें सारे स्वर शुद्ध हो सकते हैं, किसी में सभी शुद्ध हैं लेकिन निषाद कोमल हो सकता है, किसी में निषाद के साथ गांधार कोमल हो सकता है। तो यानी एक ही सुर के जो दूसरा स्वरूप है, दूसरा जो रूप है कोमल या तीव्र का, उसको लेके भी थाट की निर्मिति होती है। अब थाट जो है ये 7 स्वरों से युक्त है, ये तो आपको समझ में आया। इन 7 स्वरों का क्रमानुसार होना बेहद ज़रूरी है। यानी उसकी एक सीरियल जो उसका है, सा के बाद रे, रे के बाद ग, ग के बाद म, इस प्रकार से नी तक जो है ये एक क्रमबद्धता जो है वो अनिवार्य है। और ये आरोहात्मक रूप में होते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम कहते हैं कि षडज के बाद ऋषभ, फिर गांधार, फिर मध्यम, पंचम, इस प्रकार से नीचे से ऊपर उठते हुए स्वर है। अवरोहात्मक नहीं होगा। थाट के लिए अवरोहात्मक स्वरूप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जब थाट में आरोहात्मक स्वरूप देखते हैं तो उसमें जो स्वर का जो प्रयोग हो रहा है वो कोमल है कि तीव्र है कि शुद्ध है, उसको देखते हुए हम थाट को पहचान लेते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। अब थाट में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है कि थाट जो है वो जब हम गाते हैं या थाट को बजाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि 7 स्वर हैं, आरोहात्मक स्वरूप में हैं और एक क्रमबद्धता है, तो ये आवश्यक नहीं कि उसमें रंजकता हो। यानी कि जो हम कहते हैं कि हमारे हृदय का वो भाए या हृदय को वो सुनने में ही अच्छा लगे, ये आवश्यक नहीं है कि वो एक भाव की उत्पत्ति कर सके। एक हम कहें कि ग्रामेटिकली हम उसको देखें तो हमें ये पता है कि हाँ, ये एक टेक्निकली इसमें ऋषभ कोमल है या गांधार कोमल है और ये एक स्केल है। इसके अलावा हम उसमें रंजकता या हम उसमें कहें कि किसी प्रकार का भाव उत्पन्न करने की क्षमता, ये सब इसमें नज़र नहीं आती है। क्योंकि हम कितनी बार थाट को गाएंगे? थाट तो हम एक बार गाएंगे कि भाई जब जैसे हम आपसे कहें कि हम बिलावल थाट की बात करते हैं, तो बिलावल थाट को जब हम गाएंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो हम निषाद तक भी गाएंगे तब भी थाट है। सा रे गा मा पा धा नी, तो इसको हम जैसे ही सुनेंगे या गाएंगे हम कहेंगे ये तो बिलावल थाट है, क्योंकि इसमें सारे स्वर शुद्ध हैं। तो हमने एक बार इसको गा लिया, अब बार बार तो हम इसको गाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसमें सारे स्वर शुद्ध हैं, ये बिलावल थाट है। ऐसे ही यदि हम कल्याण थाट की बात करें तो सा रे गा मा पा धा नी, यानी इसमें मध्यम तीव्र है। तो ये जब हम जैसे ही देखते हैं कि इसमें मध्यम तीव्र, हम एकदम से कहते हैं कि ये कल्याण थाट है, तो इसको बार बार गाने की आवश्यकता नहीं। ये तो हमारी अपनी समझ के लिए है कि ये थाट है, अमुक थाट है, और जैसे ही हम थाट का नाम जानते हैं तो हम उस प्रकार से कहते हैं कि इसमें अमुक स्वर जो है वो कोमल है या वो तीव्र है, या ये 2 स्वर कोमल है, या ये 3 स्वर कोमल है, या ये चारों स्वर कोमल है। तो ये चीज़ हमें थाट से हमें पता चलती है। अब थाट से जो राग उत्पन्न होते हैं, उन रागों के यदि स्वरों को देखें तो वो कहीं न कहीं जिस थाट से वो उत्पन्न होते हैं उसकी क्वालिटीज़ उस राग में मिलती हैं। जैसे कि हम कहें कि कल्याण थाट की बात करें तो कल्याण थाट के अंतर्गत राग कल्याण या राग एमन जो है वो आता है। तो राग एमन में जो कल्याण थाट की विशेषता है, यानी सा रे गा मा पा धा नी, तो तीव्र मध्यम उसमें होना आवश्यक है। और जब हम राग एमन की बात करें या कल्याण की बात करें तो नी रे गा मा धा नी दा पा मा गा मा रे गा रे नी दा नी रे सा,
आप देखिए, मैंने राग को गाया तो मैंने आरोहात्मक और अवरोहात्मक स्वरूप दोनों लिया, लेकिन जो एक विशिष्टता या विशेषता या विशेष थाट की अपनी पहचान है, वो है कल्याण यानी तीव्र मध्यम का होना। वही चीज़ जो है, वो फीचर जो है राग एमन या कल्याण में है। इसी प्रकार से कल्याण ठाट के अंतर्गत और जो अन्य राग आते हैं, उसमें भी हम जो विशिष्टता जो कल्याण ठाट की है, वो भी हम उसमें पाते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात है जो कि थाट और राग परिचय के अंतर्गत आता है। मैं थाट की बात जब कर रही हूँ तो थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हमें जाननी ज़रूरी है। थाट या मेल जो है वो एक ही चीज़ है। इसके विषय में जो है पंडित अहोबल ने और रामामात्य ने, इन्होंने कहा है कि जो थाट है वो राग निर्मिति के लिए जो है वो एक बेस प्रदान करता है, यानी स्वरों का एक ऐसा सप्तक या एक ऐसा समूह जो कि राग के निर्माण में जो है अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, रागों का निर्माण करता है, उसे हम थाट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम जब थाट को देखते हैं तो हम एकदम से हमारा माइंड ये पता कर लेता है कि इस राग में क्या विशेषता होंगी, या हम जब किसी राग को सुनते हैं तो हम अंदाज़ लगा लेते हैं कि इसमें यदि ये स्वर कोमल है तो वो जाहिर सी बात है कि वो इस थाट के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे जैसे कि राग जौनपुरी की बात करते हैं, राग जौनपुरी में गधनी कोमल है और वो आपको आसावरी थाट के अंतर्गत मिलता है, यानी आसावरी थाट के स्वर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि जिसमें गांधार, धैवत और निषाद कोमल हैं। तो हमने सीधे सीधे राग जौनपुरी को देखा, हमने देखा राग जौनपुरी में गांधार, धैवत और निषाद कोमल है, हमने उसको किस थाट में डाला, उसको हमने आसावरी थाट में डाला। इस प्रकार से रागों को अलग अलग थाट जो है वो प्रदान हुए। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्नाटक के एक बहुत बड़े महान संगीतज्ञ हुए और संगीत शास्त्री हुए जिनका नाम था पंडित वेंकट मखी, और उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर यानी 12 स्वरों को लेकर उन्होंने 72 मेलों का निर्माण किया, यानी 72 मेल मतलब 72 कैटेगरीज। हम एक सिंपल फॉर्म में उसको याद करें। इसके अंतर्गत उन्होंने बहुत से अलग अलग रागों को डाला। तो अब मैं एक बिल्कुल सरल सी बात कहूँ कि इस 72 मेलों को याद करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, और इससे पहले देखा जाए तो बहुत से अनगिनत राग थे, उन अनगिनत रागों को याद कर रखना भी मुश्किल था। तो शायद ये सोचते हुए पंडित वेंकट मखी ने इनको 72 मेलों में डाला। हालांकि उसमें से 19 ही मेल थे जिनका वो जो प्रयोग में थे, लेकिन 72 मेलों को भी याद करना बहुत बहुत मुश्किल था। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पंडित भातखंडे जी ने 10 थाट पेद मेल पद्धति बनाई, यानी 10 थाटों की एक अलग श्रृंखला बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने सारे जितने भी राग थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनको अलग अलग थाटों में डाल दिया। तो अब ये 10 थाट तो याद करने आसान थे, यानी हम जैसे हम 10 फिंगर्स होती हैं, इसमें एक एक थाट को हम उसको याद कर सकते हैं। ये बड़ा एक सरल हो गया संगीत के विद्यार्थियों के लिए रागों को याद करने के लिए। तो उन्होंने जो थाट था उसमें पहले जो खासियत थी स्वरों की उनको ध्यान में रखा, और जो राग था उनमें भी उन्होंने खासियत देखी कि इस राग में ये स्वर कौन कौन से, उनका स्वरूप क्या है, और उसको अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वो स्वरूप दिखा वो किस थाट से वो मिलता जुलता है, उन्होंने उस थाट के अंतर्गत उस राग को डाल दिया। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि राग जौनपुरी, जिसको कि उन्होंने आसावरी थाट के अंतर्गत डाला। ऐसे ही जो है बागेश्वरी या फिर हम कहें कि भीम पलासी, ये ऐसे राग हैं जिनमें कि गांधार और निषाद कोमल है। तो थाट के हिसाब से देखा जाए तो एक थाट है थाट काफ़ी। थाट काफ़ी की विशेषता क्या है कि थाट काफ़ी में गांधार और निषाद यानी ग और नी वो हमेशा कोमल होते हैं। यहाँ
पंडित भातखंडे जी ने देखा कि राग बागेश्वरी या बागेश्वरी में गांधार और निषाद कोमल हैं। इसके अलावा आपकी भीमपलासी में भी गांधार निषाद कोमल हैं, राग काफ़ी में तो गांधार निषाद कोमल हैं ही। तो ऐसे जो इस तरह के राग मिले जिसमें गांधार निषाद कोमल है, उसकी वो एक अलग विशेषता रखते हैं, तो उसको उन्होंने जो है ठाट काफ़ी के अंतर्गत उन्होंने डाल दिया। तो विद्यार्थियों के लिए या संगीत मर्मज्ञों के लिए ये बहुत आसान हो गया कि वो राग के स्वरूप को जानते हुए वो ठाट के बारे में जान लें, या ठाट से भी उनको पता चले कि ये राग अमुक राग उत्पन्न हो रहा है, तो अंदाज़ लगा लेते हैं कि इसमें ये विशेषताएं होंगी। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ एक्सेप्शनल्स जो हैं, जैसे कहते हैं कुछ एक अलग राग भी होते हैं जो इन चीज़ों में फिट नहीं आते। तो वो ऐसे कुछ ऐसे भी राग हैं जिनको एक थाट में डाला है लेकिन वो दूसरे थाट के अंतर्गत भी नज़र आते हैं। तो ऐसे भी कुछ राग थे, बट वो बहुत थोड़े। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो 10 जो है थाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ये मेन माने गए हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि थाट की विशेषताएं आपको मैंने बताई। अब इसके अंतर्गत जब राग परिचय की बात आती है तो राग के सबसे पहले हम कहते हैं कि ये राग, जैसे कि राग कल्याण है या राग भैरव है, ये भैरव थाट से उत्पन्न है। अब यहाँ पे भी एक बात आती है कि भैरव थाट से उत्पन्न, तो एक अंदाज़ लगा लिया जाता है कि ये भैरव थाट क्या भैरव राग की जैसी है? तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि एक तरफ से हाँ, क्योंकि भैरव के जो स्वर हैं, यानी भैरव में सारे गमा पधनी पूरे संपूर्ण जाति का राग है, षड से लेकर निषाद तक सारे स्वर हैं, लेकिन भैरव की विशेषता है कि उसमें रे और ध जो है वो कोमल हैं। अब ऋषभ धैवत कोमल हैं, तो ये जहाँ देखा 10 थाटों में किससे मैच कर रहा है? ये मैच करता है भैरव थाट से, तो इसको भैरव थाट के अंतर्गत लिया। अब आपका एक प्रश्न होगा कि ये थाट का नाम भैरव ही क्यों है? ये प्रश्न जाहिर सी बात है आती है। तो ये भैरव ही इसलिए क्योंकि जब पंडित भातखंडे जी ने देखा कि ये जो राग है इसके स्वर हूबहू इस थाट से मिलते हैं, तो उस राग के ही नाम पर वो थाट का नाम दे दिया गया। ऐसे रागों को कहते हैं आश्रय राग। तो आश्रय राग आप अपने सिलेबस में भी आप देखते हैं, आश्रय राग पर प्रश्न आते हैं। तो आश्रय राग क्या है कि यानी कि जिस राग के नाम पर ही थाट का नाम आश्रित हो, उसे हम कहते हैं आश्रय राग। तो ऐसे जैसे खमाज है, खमाज राग है, खमाज राग को लेकर ही खमाज थाट को खमाज नाम दिया गया है, तो वो खमाज राग जो है उसका आश्रय राग है। ऐसे ही आसावदी राग को लेकर आसावदी थाट, मारवा को लेके मारवा, पूर्वी को लेके पूर्वी, भैरवी को लेके भैरवी, तोड़ी को लेके तोड़ी, इस प्रकार से जो है 10 रागों को लेकर 10 थाटों का नामकरण किया गया। और नामकरण करने के साथ ही इन रागों को, इन 10 रागों को हम आश्रय राग के नाम से जानने लगे हैं। तो ये एक थाट राग पद्धति या थाट राग परिचय का एक संक्षिप्त एक परिचय था, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि थाट और राग का अंतर संबंध क्या है। इसको जानने के लिए ही मैंने विस्तार से आपको ये दोनों का संबंध आपको मैंने बताया। अब जब हम थाट के अंतर्गत बात करते हैं तो थाट में बहुत से थाट आते हैं, यानी 10 थाटों के अंतर्गत बहुत से राग आते हैं। इन रागों का हम परिचय अपनी इस श्रृंखला के अंतर्गत देंगे, यानी कि यदि हमने बिलावल थाट लिया है तो बिलावल थाट क्या है और बिलावल थाट के अंतर्गत आने वाले रागों का विस्तार पूर्वक आपको हम बताएंगे। और उसके साथ ही हम आपको जो अन्य ठाट हैं
उन थाटों के अंतर्गत भी जो राग हैं उनके भी विस्तार में आपको बताएंगे। विस्तार के अंतर्गत हम ये भी बताएंगे कि राग का परिचय क्या है, राग का स्वर विस्तार कैसे होगा, कैसे हमें राग का अभ्यास करना चाहिए, और उदाहरण के तौर पे हमें कुछ बंदिशें भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिनको कि आप अभ्यास कीजिए और उस राग का आप आनंद लीजिए। जब हम थाट की बात करते हैं तो थाट में जैसे मैंने आपसे कहा कि आरोहात्मक क्रम है, इसको जानना ज़रूरी है। थाट में 7 स्वर है, इसको जानना ज़रूरी है। एक क्रम है, इसको जानना ज़रूरी है। रंजकता होना आवश्यक नहीं, ये भी जानना ज़रूरी है। और इस थाट के जो है के स्वरूप को जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अब उदाहरण के तौर पर आज हम आपसे थाट जो है बिलावल थाट से आरंभ करते हैं। तो बिलावल थाट के पहले स्वर क्या हैं? तानपुरे की तारों को बार बार मिलाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार लाइट से या मौसम से या गर्म सर्द से भी इन तारों को फर्क पड़ता है। यही चीज़ तबले पर भी लागू होती है। अब बिलावल थाट की बात करते हैं। बिलावल थाट के स्वर क्या हैं? सा रे गा मा पा धा नी, ये बिलावल थाट के स्वर हैं और आरोहात्मक क्रम में हैं। और इससे समझ में आता है कि बिलावल थाट मतलब सारे स्वर शुद्ध हैं। हम जब अपना रियाज करते हैं, शुरू में जब हम गाना सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले बिलावल थाट के स्वरों से ही आरंभ किया जाता है। तो हम इससे कैसे आरंभ करते हैं? अब देखिए, साथ साथ तबले पर 3 ताल बजेगी और बिलावल थाट के ही स्वरों को लेकर अलंकार बनाकर अभ्यास किया जाना चाहिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा देखिए 3 ताल तबले पर लगातार है। अब हमें जब अभ्यास करना है, एक थाट से हमने बिलावल राग लिया, अब बिलावल थाट के अंतर्गत बिलावल राग, तो बिलावल की जो क्वालिटीज़ है वो क्या है कि सारे स्वर शुद्ध हैं। हमने इसमें देखा राग बिलावल में भी सभी स्वर शुद्ध हैं। अलंकार के रूप में लिया जाए तो 3 ताल पर उसके अलंकारों का अभ्यास हो रहा है, और इसी पर जब संगीत सीखना शुरू करते हैं तो इन्हीं अलंकारों को लेकर जो सबसे पहले विद्यार्थी को संगीत से या रागों से परिचय के तौर पर अभ्यास कराया जाता है। अगला सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा आ
सा रे ग म ग म प म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने बिलावल थाट के अंतर्गत राग बिलावल जो है उसके सभी शुद्ध स्वरों को लेकर हमने अलंकार जो हैं वो गाए हैं। और इन अलंकारों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलंकार ही आपके गले को बनाते हैं और आपके गले में जो तानों में जो दाने उत्पन्न होते हैं, जैसे मोती की माला, उस प्रकार के दाने जो हैं बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। इसी को आगे हम और विस्तार से बताएंगे। नमस्कार।